डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती। जय हिंद जय भारत। आज हमारा जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और 2 पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा क्या होगा कि जब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे पहले पीछे का दोनों एक बार रिकॉल कर लेंगे। आइए पार्ट 1 का हम फिर से एक बार देखते हैं। हमने क्या किया कि इकोनॉमिक्स को शुरू किया था, ठीक। आप एकदम बारीकी से समझिए, इकोनॉमिक्स है, याद करने का चीज़ नहीं है। जितना समझेंगे उतना आपके सामने यह निखर कर आएगा। इकोनॉमिक्स को हमने शुरू किया, इसको हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लीजिए, अर्थशास्त्र कहते हैं, इसका मतलब होता है धन का अध्ययन। अब क्या है कि जब आप धन का अध्ययन सुनेंगे तो इससे क्या लगता है कि हम कौन से धन का अध्ययन करेंगे? कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के धन का, या फिर राज्य के धन का, या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी धन का अध्ययन तो करना ही होगा। तो इसलिए हम इसके साथ किसी देश का नाम जोड़ते हैं। तो उसी क्रम में हम बोले कि हम इंडिया का नाम जोड़े, इंडिया, और इसके साथ जब इकोनॉमिक्स के साथ इंडिया जुड़ेगा तो इसी को कहते हैं इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था हिंदी में कहते हैं। पहले अर्थशास्त्र पढ़े, फिर अर्थव्यवस्था पर आए। अर्थव्यवस्था का हम लोग क्या किए, पूरा डिफिनीसन किए। उसके बाद इसके कई प्रकार हैं, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुला और बंद अर्थव्यवस्था। इस प्रकार हम इसके प्रकार पढ़ लिए थे। जब प्रकार पढ़ लिए तब हमारे सामने एक सवाल आया कि अर्थव्यवस्था का निर्माण आखिर होगा कैसे। तो अर्थव्यवस्था का निर्माण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से होता है। तो उसके जस्ट बाद हमने पार्ट 2 में पढ़ा था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इन्हीं तीनों क्षेत्रों को मिलाकर या फिर इनमें होने वाले प्रोडक्शन और इनमें काम करने वाले लोगों को मिलाकर क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। किसी भी देश में अर्थव्यवस्था जो है वो ग्रोथ करती है, वो उसके क्षेत्र के अनुसार। अगर अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हेवी होगा तो वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कमज़ोर होगा तो वहाँ की अर्थव्यवस्था ग्रोथ नहीं करेगी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। उसके बाद क्या किया हम लोग, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ने के बाद इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में गए, यानी कि अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास में हम लोग पढ़े थे कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। उसके बाद दादा भाई नौरोजी का नाम आया, हमने उनका डिटेल किया। फिर पीसी महालनोबिस का नाम आया। आप याद करेंगे सबसे लास्ट पॉइंट था कि देश की आज़ादी के बाद 1949 में पीसी महालनोबिस ने राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमेटी का गठन किया था। उसके बाद हमने पीसी महालनोबिस का डिटेल किया। तो देश के आज़ादी के बाद आए। अब क्या है कि यहाँ तक तो हम इसका इतिहास देख लिए कि हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या इतिहास रहा है वो देख लिए। उसके बाद आज़ादी के बाद क्या हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए उस समय की सरकार के द्वारा कौन कौन से प्लान या फिर योजना बनाए गए, उन योजना को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो अब क्या है कि देश के आज़ादी के बाद सबसे पहले प्लानिंग कमीशन बना अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम करने के लिए, या फिर देश में योजना का निर्माण करने के लिए प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग बना। तो हमने क्या किया, एकदम पूरा सीरीज में, हर वीडियो जो है एक के बाद एक सीरीज में है। आप सबको शुरू से 1, 2, 3, यानी पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 और फिर पार्ट 3 का वीडियो देखिए, एकदम क्लियर समझ में आएगा आपको। सबसे पहले क्या बना, प्लानिंग कमीशन बना। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। सबसे आपके प्रश्न में पूछा जाएगा कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 15 मार्च 1950 को ही। योजना आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक वैधानिक है। हमने यहाँ पर इस पॉइंट को नोट किया है। आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे कि योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो यह एक वैधानिक संस्था है। अब संवैधानिक और वैधानिक में अंतर समझिए। संवैधानिक का मतलब हो गया कि जिस किसी भी संस्था का उल्लेख संविधान में पहले से है वो हो गया संवैधानिक, और जिसका उल्लेख संविधान में नहीं था, बाद में उसको बिल के रूप में पारित करके उसको संविधान में जगह दिया गया या फिर उसको कानूनी मान्यता दिया गया, तो उसको वैधानिक कहते हैं। तो क्या है कि योजना आयोग एक वैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। इसमें एक उपाध्यक्ष का भी पद होता है। एकदम हमने सभी पॉइंट को एकदम 1 बाय 1 सजाने का प्रयास किया है। आप इसको देखेंगे, 2-3 बार वीडियो देखेंगे, याद हो जाएगा। इसमें एक उपाध्यक्ष भी होते हैं, किसमें, योजना आयोग में। उसके बाद यह संस्था जो है वह सलाहकारी समिति के तौर पर काम करती है, यानी कि यह सरकार को सलाह देती है, योजना आयोग, कि किस प्रकार की योजना होना चाहिए, प्लानिंग क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में योजना आयोग सरकार को सलाह देती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि अब योजना आयोग का कॉन्सेप्ट जो है भारत में वह पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसके जगह पर नीति आयोग को इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस किया गया। हमने यहाँ पर लिख दिया है कि अब इस संस्था यानी कि इसका मतलब आप समझ लीजिए योजना आयोग, अब इस संस्था का नाम परिवर्तन कर इसके जगह पर नीति आयोग को लाया गया है। मोदी जी की सरकार जब 2014 में बनी तब उन्होंने योजना आयोग के कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया, अब उसके जगह पर इन्होंने नीति आयोग को लाया। तो इसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, नीति आयोग को पढ़ लेंगे। जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़िए तो इसका रूल है कि इकोनॉमिक्स में हमेशा आप इसको करंट के साथ जोड़ कर पढ़िए, क्योंकि इसमें जो भी परिवर्तन होंगे उसी समय आप जब पढ़ लेंगे। मान लीजिए प्लानिंग कमीशन ख़त्म हो गया तो इसके जगह पर कोई ना कोई आया होगा, तो नीति आयोग आया, तो अब क्या करेंगे हम लोग नीति आयोग को पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो पूरी तरह क्लियर होगा। तो अब आइए इसके जस्ट बाद हम लोग नीति आयोग को पढ़ लेते हैं। नीति आयोग हमने यहाँ पर मेन पॉइंट टॉपिक बनाया नीति आयोग। आप जब भी कॉपी पर लिखे एकदम पॉइंट टू पॉइंट इसी तरह से नोट करके लिखे, इससे क्या होगा कि याद करने में आसानी होगी। तो नीति आयोग को देखिए, नीति का सबसे पहला फुल फॉर्म लिखिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये प्रश्न में कई बार पूछे जाते हैं कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब मोदी जी के सरकार में इसका गठन हुआ तो इसके पहले अध्यक्ष कौन होंगे, मोदी जी खुद होंगे, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि इसके पहले अध्यक्ष श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। इसमें एक उपाध्यक्ष भी होते हैं, ठीक, नीति आयोग में। इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पानगारिया हैं। इसके पहले उपाध्यक्ष का नाम आप याद रखेंगे, अरविंद पानगारिया। और वर्तमान में है राजीव कुमार, आप इसको लिख लेंगे। वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार। इसमें एक CEO का पद बनाया गया। आप जब योजना आयोग को देखेंगे कि देखिएगा कि इसमें CEO का पद नहीं है योजना आयोग में, लेकिन इस साइड अब नीति आयोग जब बना तो इसमें एक CEO का पद सृजित किया गया। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, तो इसी का पद एक बनाया गया। और इसके पहले CEO बने सिंधु श्री खुल्लर। इनका नाम आप याद रखेंगे कि नीति आयोग के पहले CEO बने सिंधु श्री खुल्लर। और वर्तमान CEO अमिताभ कांत है। और वर्तमान में भारत में जितना भी नीति यानी कि पॉलिसी बनाया जाता है उसका क्रियान्वयन नीति आयोग कर रही है। भारत में जितना भी वर्तमान में पॉलिसी यानी नीति बनाया जाता है, नीतियों का क्रियान्वयन कौन करती है, नीति आयोग कर रही है। तो इससे इस तरह से क्या हुआ कि आप योजना आयोग और नीति आयोग के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग जस्ट अब क्या पढ़ेंगे, जैसे योजना आयोग क्या करती थी, जब इसका गठन हुआ तो सरकार पंचवर्षीय योजना बनाती थी। तो ये इस योजना के संदर्भ में सरकार को सलाह देती थी, कौन, योजना आयोग। लेकिन अब क्या हुआ कि जब नीति आयोग का निर्माण हुआ तो इस पंचवर्षीय योजना के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया गया। अब इसके जगह पर विजन 15 को लाया गया। विजन 15 यह एक 15 साल की योजना थी। पंचवर्षीय योजना 5 साल की हुआ करती थी, अब ये 15 साल की हुआ करती। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पंचवर्षीय योजना पर फोकस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पंचवर्षीय योजना को। पंचवर्षीय योजना को कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझेंगे। अभी हमने आपको बताया कि योजना आयोग जो 1950 में बनी, आप थोड़ा सा एक बार समझने का प्रयास कीजिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद नीति आयोग 2014 में बनी। दरअसल मामला क्या था कि योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग बनी 1 जनवरी 2015 को। तो जब योजना आयोग बनी थी तो जब जो सरकार हुआ करती थी वो क्या करती थी, इसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजना को चलाती थी। ये 5 साल की एक योजना हो गई। जब मोदी जी की सरकार बनी 2014 में तो इन्होंने क्या किया कि इस योजना आयोग के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह ख़त्म करके इन्होंने नीति आयोग को लाया। अब नीति आयोग क्या करती है, भारत में जितने भी पॉलिसी वर्तमान में बन रही है वो नीति आयोग की देखरेख में बन रही है। तो अब नीति आयोग क्या करती है कि अब विजन 15 के अंदर काम करती है, यानी कि वहाँ पंचवर्षीय योजना बनाया जा रहा था, यहाँ पर अब विजन 15 काम करती है। क्या हुआ कि अब पंचवर्षीय योजना के कॉन्सेप्ट को भी समाप्त कर दिया गया। इसी तरह से आप याद रखेंगे, जब योजना आयोग काम करती थी उसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी। लेकिन 2014 में मोदी जी की सरकार आई, इन्होंने क्या किया, योजना आयोग के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके ये नीति आयोग को इंट्रोड्यूस इन्होंने किया। उसके बाद क्या हुआ कि नीति आयोग के अंतर्गत विजन 15 को लाया गया। विजन 15 इसी चीज़ को हमको वहाँ पर समझना है। आइए हम देखते हैं हमने क्या लिखा है यहाँ पर
कि पंचवर्षीय योजना के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है 2017 में। अब इसके जगह पर विजन 15 को लाया गया। विजन 15 के अंदर मतलब हो गया कि ये पंचवर्षीय योजना जो होती थी वह 5 साल की एक योजना होती थी, लेकिन विजन 15 का मतलब हो गया ये 15 साल की एक योजना है, ठीक। और इस 15 साल की योजना के अंतर्गत, इसके अंतर्गत 7 ईयर प्लान को लगाया गया, यानी कि 7-7 साल की योजना, इसको डिवाइड किया गया, ठीक। उसके बाद इस 7 ईयर प्लान के अंतर्गत 3 ईयर एक्शन एजेंडा को लगाया गया, यानी कि हर 3 साल में इस योजना की समीक्षा की जाएगी। 3 साल जब हो जाएगा तब फिर 7 साल में समीक्षा की जाएगी, उसके बाद फिर अगले 3 साल में की जाएगी। इस तरह से समीक्षा भी की जाएगी और ये योजना जो है 15 साल तक लगातार चलती रहेगी। तो इसी को विजन 15 कहते हैं। अब क्या है कि इसको समझिए, 2017 में क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ। 2017 में विजन 15 आई, तो इसके अंतर्गत 7 ईयर स्ट्रेटजी प्लान को लगाया गया। तो उससे पहले आप 3 ईयर एक्शन एजेंडा को देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा कि जब यह विजन 15 लागू होगा तो 3 साल का होगा, तो 3 साल का होगा तो 3 साल में इसकी समीक्षा होगी, तो आप इसमें 3 साल ऐड कर दीजिए। 2020 में एक बार इसकी समीक्षा हो चुकी है। अब क्या होगा कि 7वें साल, तो 2017 में ही 7 साल जोड़िएगा ना, तो अगला समीक्षा जो होगा 2024 में इसका समीक्षा होगा कि इस योजना के तहत कितना काम हुआ, क्या काम हुआ। तो इस तरह से यह प्लानिंग जो है अब काम कर रही है फिलहाल वर्तमान में। तो अभी आपको यही सी विजन 15 को समझना है। आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि अभी जो हमारे भारत में काम करती है पंचवर्षीय योजना के जगह पर कौन सी योजना काम करती है, वो विजन 15 काम करती है। विजन 15 के अंतर्गत 7 ईयर प्लान को लगाया गया। 7 ईयर प्लान के अंतर्गत 3 ईयर एक्शन एजेंडा काम करती है। इस पूरा ग्राफ को आप याद रखेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि योजना आयोग के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना, हमने बताया आपको कि पंचवर्षीय योजना काम करती थी, ठीक। पंचवर्षीय योजना की संख्या टोटल 12 है, 1 से लेकर 12। हर 5 साल में एक योजना बनी, हर 5 साल में एक योजना बनी, पंचवर्षीय योजना। तो इसकी संख्या टोटल 12 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पंचवर्षीय योजना यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इस तरह से अपना क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स का पार्ट को आगे बढ़ाते रहेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना जब पढ़ेंगे तो क्या हुआ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस किया गया। अब मान लीजिए देश आज़ाद होगा, देश के आज़ादी के बाद देश में सबसे पहला काम क्या होगा कि लोगों को एक अच्छा भोजन उपलब्ध कराना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देश में कृषि को ग्रोथ करना होगा। तो इसीलिए उस समय की जो सरकार थी उन्होंने कृषि पर फोकस किया। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का पूरा डिटेल करेंगे, फिर कृषि को पॉइंट में लेंगे, कृषि को हम लोग टॉपिक में लेंगे और कृषि का पूरा डिटेल कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, भारी उद्योग पर बल दिया गया, यानी कि इंडस्ट्री पर। तो हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह पढ़ेंगे, फिर भारी उद्योग को चैप्टर बनाएंगे, फिर उसको पूरा क्लियर कर लेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पूरा प्लानिंग के साथ इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। आप जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ें तो किताबी भाषा से अलग थोड़ा सा हट कर, क्या है कि किताबी भाषा जब पढ़िएगा तो प्रथम पंचवर्षीय योजना तो आपको मिल जाएगा, इसका पूरा डिटेल भी मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या है कि इसके अंतर्गत मान लीजिए कृषि पर फोकस हुआ तो इसके जस्ट बाद आपको कृषि का टॉपिक नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा कि जब लास्ट में सारे पंचवर्षीय योजना खत्म हो जाएंगे तब आपको कृषि का टॉपिक मिलेगा। अब इससे देखिए कितना झंझट है, यहाँ पर कृषि मिलता है, यहीं पर इसको समाप्त कर देते, लेकिन अब लास्ट में मिला तो अलग से पंचवर्षीय योजना पढ़िए, फिर अलग से कृषि पढ़िए। इससे याद करने में आसानी नहीं होता है, इससे याद करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने तरीके से पढ़ेंगे। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो प्रथम पंचवर्षीय योजना का होगा, उसका पूरा डिटेल का होगा, उसमें जो काम हुआ उसका पूरा डिटेल करेंगे और किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था ग्रोथ की उसको देखेंगे। इस तरह से हम लोग इकोनॉमिक्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे ना। और हाँ, एक सूचना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है प्रहार GS, PRAHAR स्पेलिंग है, इस तरह से स्पेलिंग लिखें और क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। फिलहाल धन्यवाद। अगला